इन बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों मॉडल पेपर। देखो, पूर्णांक जो आपका रहेगा बच्चों 100 नंबर रहेगा। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। इसके बाद बहुविकल्पीय, इसके बाद में अतलक उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद में दीर्घ उत्तरी। तो सबसे पहले हम लोग जो है बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में चर्चाएँ करेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन बच्चों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। गुट निरपेक्ष में होता है किसी गुट में शामिल ना होना, या तो अमेरिका में ना तो सोवियत संघ में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है बच्चों? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, हो जाएगा एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है? तो बच्चों है बर्लिन की दीवार को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 46, 44, 47, 1945। तो बच्चों इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था? 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ था। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चीन, जापान, अमेरिका, यूरोपीय संघ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी चीन ने अपनाई थी। इसका राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है म्यांमार। सार्क की राजधानी काठमांडू है। और इनमें से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है बच्चों? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10, 12, 14, 16। सही का सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो बच्चों जो है सही जवाब इसका 10 हो जाएगा। और अस्थायी कितने हैं? जो है 5 है। और अस्थायी कितने हैं? 10। टोटल कितने हुए? 15। पूछेगा संयुक्त सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15। इसमें पूछेगा अस्थायी कितने हैं? 5। अस्थायी कितने हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूछ रहा है कि वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, कौन से हैं। हमने बताया था 5 हैं। अब इसमें पूछा है कौन कौन से हैं। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसमें बताना है भारत ने परमाणु परीक्षण अपना कब किया था बच्चों? मई 1974 ईस्वी में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि नक्सली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बच्चों नक्सली आंदोलन जो है 1967 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो 2-2 नंबर का है। शीत युद्ध के कोई 2 कारण बताइए। शीत युद्ध के कोई 2 कारण बताइए। आइए उत्तर लिखते हैं। शीत युद्ध के 2 कारण निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित है, नंबर 1 जून 1945 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। नंबर 2 परमाणु बम का आविष्कार। अगला क्वेश्चन बच्चों सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था? 2 नंबर का है, सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था? तो उत्तर लिखेंगे। देखो, सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को उत्तरदायी माना गया, क्योंकि उनकी नीतियां कितनी भी लुभावनी रही थी, लेकिन देश में कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का माहौल पैदा हो गया था। उसकी सुधारवादी नीति के कारण ही बाल्टिक गणराज्यों ने अलग होने की आवाज़ उठाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों नेपाल गणतंत्र कब बना? नेपाल जो है गणतंत्र कब बना? तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब? 2008 में। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, राजा ही सर्वा होता है, लेकिन लोकतांत्रिक में राजा का क्या होता है बच्चों? चुनाव होता है। यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई?
तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई? उत्तर लिखेंगे यूरोपीय संघ द्वारा साझी मुद्रा यूरो चलाई गई। वर्तमान में इसे 19 देशों द्वारा जो है अपनाया गया है और जिन्हें जो है सामूहिक रूप से यूरो जोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण सार्क के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। सार्क के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे। दक्षिण सार्क के 2 सदस्य देश एवं उनकी राजधानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 नेपाल। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं बच्चों? सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो है हेडक्वार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पूछा है सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और सुरक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सुरक्षा परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2 यह परिषद विश्व के किसी भी देश से संबंधित झगड़े या विवादों के समाधान हेतु परिषद में विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय ले सकती है बच्चों। और नंबर 3 परिषद अपने किसी निर्णय को प्रभाव में लाने हेतु सैन्य कार्यवाही का भी सहारा ले सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की नीति निर्माताओं ने किस देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना? देश की नीति निर्माताओं ने किस देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना है? उत्तर लिखेंगे देश की नीति निर्माताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को देश की अखंडता एवं व्यवस्था के लिए खतरा माना है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ग्रीन हाउस बच्चों, एक ग्रीन हाउस क्या इफेक्ट क्या होता है? जो पृथ्वी गर्म हो रही है, जो जहरीली गैसें पृथ्वी को गर्म कर रही हैं और वही है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह समझौता वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आइए देखते हैं बच्चों। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन एवं दूध से बने पदार्थों जैसे मक्खन, दही, पनीर आदि के उत्पादन से तीव्र गति से हुई वृद्धि से संबंधित है। क्रांति में होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव। देखो दूध का रंग सफ़ेद होता है तो सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित? श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगी क्योंकि दूध का रंग भी सफ़ेद होता है। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है और दूध से जितनी भी वस्तुएं बनती हैं उसमें जो है तीव्र गति से वृद्धि लाना है। गुट निरपेक्षता, अगला क्वेश्चन बच्चों। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने वाले देशों में इसका निर्धारण करता है, यानी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश किसका निर्धारण करता है? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है, यानी जो है किसी गुट में शामिल नहीं होता है, अपना जो है विदेश नीति स्वयं निर्धारित करता है। अब हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लघुत्तरीय क्वेश्चन 21 नंबर है। अधिकांश गुट निरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकांश गुट निरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिकांश गुट निरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, अथवा गुट निरपेक्ष देशों में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा क्यों दिया जाता है? तो आइए बच्चों इसका देखते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चनों में। देखो, गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण करने वाले अधिकतर देश 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे जिनकी राष्ट्रीय आय निम्न थी एवं जीवन यापन, शैक्षिक स्तर तथा विकास का स्तर निम्न था। इन देशों के सामने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्निर्माण करने की चुनौती थी। ये देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के पश्चात भी आर्थिक रूप से भी काफ़ी पिछड़े हुए थे। अतः बच्चों, अधिकांश देशों ने स्वयं को गुटों से दूर रखते हुए गुट निरपेक्षता नीति का अनुसरण किया। गुटों बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 ही गुट थे, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका। स्वयं को गुटों से दूर रखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। इन्हीं स्थितियों के कारण अधिकांश गुट निरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित या अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया।
ये देश जातीय संघर्ष, सामाजिक समस्याओं से पीड़ित थे। आर्थिक विकास उनकी जो है मुख्य प्राथमिकता थी। यूरोपीय देशों की तरह इन देशों में औद्योगिक प्रगति जो है नहीं हुई थी।